हेलो एवरीवन। तो आज से हम क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी की स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट से। धीरे धीरे हम सारी एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे, पहले 6 की, फिर 7 की, फिर 8 की, फिर 9 की, जितनी भी होती हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ सारी की सारी कवर करेंगे, वो भी एक एक चैप्टर करके। ओके, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा यहाँ पे सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें ना कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे पड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। मतलब ये इनके कहने का अर्थ है कि जब हम महीने में एक बार, जब हमें पूरा चांद दिखाई देता है, उस दिन क्या होती है? पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। मतलब जो हमारा सूर्य है, उसकी रोशनी की वजह से जो रात में हमें ये तारे और ये चंद्रमा वगैरह दिखते हैं, वो दिन में नहीं दिख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। देखिए गाइस, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वे खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो तारा है, तारा है, उसमें हमेशा याद रखना, उसमें खुद की ऊष्मा भी होती है और खुद का प्रकाश भी होता है। ठीक है, और वे क्या करते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं ऊष्मा और प्रकाश को। एक पॉइंट और याद रखना कि जो सूर्य है वह भी हमारा क्या है? तारा है। वह तारा की कैटेगरी में आता है। आगे चलते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। देखिए, यहाँ याद रखने वाली सिर्फ 2 ही बातें हैं। पहला, जो तारे हैं उनके पास खुद की ऊष्मा प्रकाश है, ठीक है, जो कि वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। दूसरी बात, जो हमारा सूर्य है वह भी एक तारा है। आगे चलते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि तारे का जो आकार है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विस्तृत है, बट क्या है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, इसलिए ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी
प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। देखिए यहाँ पे जो याद करने वाली बात है ना, वो ये है कि ये कह रहे हैं कि जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें तारे की मतलब बहुत सारी अलग अलग आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसी प्रकार जो अर्सा मेजर और बिग बियर है वो हमारे नक्षत्र मंडल के ही क्या हैं, टाइप हैं। देखिए गाइस, आप ना रात में कभी देखना, जो ध्रुव तारा है उसकी ओर जब आप देखोगे तो आपको जो 7 स्टार होंगे वो कुछ 5 की शेप में नज़र आएंगे, जिसको हम हिंदी में सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। तो वो क्या है, वो नक्षत्र मंडल ही उनको बोला जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत ही आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 7 ऋषि, सप्तऋषि संत इनको कहा जाता है। ये तारों का एक समूह होता है, जो कि ये जो इसमें चित्र दिया हुआ है इसमें आराम से हम इसको देख सकते हैं। ये उसके बाद पढ़ते हैं जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। देखिए ये जो सप्तऋषि है ना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सप्तऋषि है वो किसका पार्ट है। तो आपको पता होना चाहिए नक्षत्र मंडल में जो अर्सा मेजर जो उसका टाइप है उसका ये पार्ट है। यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों या नक्षत्र को दिखाए। मतलब ये कह रहे हैं कि अपने से बड़े जो घर में हैं उनसे बात करें और उनसे कहें कि आसमान में जो है और भी हमें आकृतियाँ दिखाएं। आगे चलते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही करते थे। देखिए पहले वॉच तो होती नहीं थी, तो उस टाइम पे क्या होता था, जब रात हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, तो जो स्टार्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही लोग क्या है, जिस दिशा में जाते थे वो दिशा निर्धारण करके जाते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। देखिए सबको पता है कि जो हमारा उत्तरी तारा जो है वो उत्तर दिशा में निकलता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। देखिए गाइस, ये जो यहाँ पे ये जो लड़की है इस चित्र में डायरेक्ट देख रही है, इसमें ये 2 स्टार हैं, ठीक उसके जस्ट सामने वाला तारा जो है वो ध्रुव तारा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते हैं, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखिए ये पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में कि ग्रह की डेफिनेशन दीजिए, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कुछ खगोलीय पिंड में जिनमें खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड क्या है, ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में ग्रह को क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले, ठीक है ना गाइस। इस चीज़ को याद रखना कि ग्रह जो है अंग्रेजी में इसको प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पे कि पृथ्वी जिस पर हम सभी रह रहे हैं ये क्या है, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा जो है वो किससे प्राप्त करती है, सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा गाइस जो है वो हमारा क्या है, सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से अगर हम देखें, ठीक है, मतलब चंद्रमा पे जाकर देखें तो यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। देखिए इसमें इन्होंने एक चार्ट के माध्यम से बताया है हमारे ग्रहों के बारे में, ठीक है ना।
तो इस चार्ट को हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में एक छोटी सी क्लिप में डिस्कस करेंगे। बाकी बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो सीक्वेंस लगा हुआ है, जैसे शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनका जो है क्रम आप एक बार याद कर लेना, ठीक है ना। बाकी हम इसको अलग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। देखिए जो हमारा चंद्रमा है, ठीक है ना, वो क्या है, एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। पृथ्वी का क्या है, सहचर है, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात जो है याद रखने वाली वो ये है, चंद्रमा जो है वो उपग्रह है जो कि हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है ना, पृथ्वी का सहचर है, इस तरीके से हम जान सकते हैं। दूसरी बात कि पृथ्वी के अलावा 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं और उनके पास भी अपने अपने कुछ क्या हैं, चंद्रमा हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। देखिए बात आती है यहाँ पे कि सौरमंडल क्या है। तो बेसिकली हम कहेंगे कि सूर्य प्लस 8 ग्रह प्लस उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड, जैसे खगोलीय पिंड में जैसे क्षुद्र ग्रह आ जाएंगे, उल्का पिंड आ जाएंगे, इन सबको मिलाकर क्या होता है, सौरमंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। अब सूर्य के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। ये कह रहे हैं कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। तो सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अच्छा देखिए थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स में हम समझ लेते हैं। जैसे देखो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, तो सबसे पहले तो सूर्य कहाँ स्थित है, सौरमंडल के केंद्र में, ठीक है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसके अंदर जो खिंचाव बल है ना, इससे सौरमंडल को ये क्या करता है, बांधे हुए रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि ये है तो नज़दीक, सबसे नज़दीक का तारा है, बट फिर भी ये बहुत ऊंचाई पर है। आगे चलते हैं, ग्रह क्या होता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। जैसे पहले बुध आता है सूर्य के बाद, ठीक है, सूर्य से दूरी हम देख रहे हैं, तो पहले सूर्य है, उसके बाद बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है हमारे 8 ग्रह हैं उनको सीक्वेंस वाइज याद करने की ट्रिक दे रखी है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से याद कर लेना। इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है टफ है, बट हम अपनी तरीके से याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर याद कर पाएंगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल जो है हमारा, उसके क्या है, 8 ग्रह जो हैं वो अपने पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। देखिए यहाँ हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक है ना, ये क्या है, ये हमारा जो है वो सूर्य है। इसके चारों ओर क्या है, जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो लाइन मैंने खींची, ये दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, मतलब इस तरीके से, कुछ इस टाइप से, ये ऐसे ऐसे इस तरीके से फैले हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद है ये कक्षा कहलाते हैं। अब ये जो मैंने लाइन खींची इसके अंदर जो एरिया है और ये सब, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। बुध क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर इसे केवल 88 दिन लगते हैं। ये कह रहे हैं कि देखो सबसे पहले तो जो याद रखने वाली बात ये है कि बुध जो है सूर्य से सबसे नज़दीक है। ये जो सूर्य का चक्कर लगाता है इसे केवल 88 डेज लगते हैं एक चक्कर लगाने में। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र क्या है, दूसरा शुक्र को क्या है,
पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है, जो शुक्र है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। दूसरी बात ये है कि जो इसका आकार है और आकृति है ये लगभग पृथ्वी जैसी ही है, पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा है, यहाँ पे मैं बता दूँ थोड़ी सी बात। जो प्लूटो था 2006 से पहले ग्रह की श्रेणी में आता था, बट एक बैठक हुई खगोलीय संगठन की, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि ये जो निम्न नाम दिए गए हैं प्लूटो और 2003 UB 313 वगैरह, सीरस वगैरह, ये सारे क्या हैं, अब पौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी, देखिए पृथ्वी के बारे में ये बता रहे हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है ना। सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर हम देखें तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में 5वें नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे कुछ मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो जो ये कह रहे हैं ना ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, तो इस जगह पे यहाँ ये थोड़ी सी चपटी है और ये आकार में क्या है, 5वें नंबर पर आती है, और सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरे नंबर पर आती है, ठीक है ना। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि यही कारण है कि इसके आकार को हम भू आब कहते हैं। अगर मतलब कोई पूछे कि पृथ्वी का जो आकार है तो वो कैसा है, भू आब है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। भू आब का अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर क्या है, 2/3 सतह जो है हमारी पृथ्वी की वो वाटर से ढकी हुई है, पानी से ढकी हुई है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा की। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह वो क्या है, चंद्रमा है। यहाँ पे हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। ये जो चंद्रमा का व्यास है ना, वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखिए अब अपने हिसाब से इसकी तुलना करके आप देख लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है वह 27 दिन में पूरा कर लेता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने कक्ष पर एक ही चक्कर भी पूरा कर लेता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो चंद्रमा है ना, देखिए मानिए जैसे कि ये हमारी है पृथ्वी, ठीक है, और ये हमारा है चंद्रमा। तो चंद्रमा पहले क्या करेगा, इसका एक राउंड लगाएगा कुछ इस प्रकार, जो कि कितने डेज़ में लगाएगा, 70 डेज़ में, ठीक है, 70 डेज़ में, 27 डेज़ में। उसके बाद क्या करेगा, ये अपने ही अक्ष पर घूमेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे गोल गोल। तो वो भी क्या करेगा, ये 27 दिन में। मतलब ये परिक्रमण और परिभ्रमण, अपने अक्ष पर घूमना और पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ये करेगा एक ही समय, मतलब 27 डेज़ में ही कंप्लीट करेगा। 27 डेज़ में ही ये अपने अक्ष पर घूमेगा और 27 डेज़ में ही ये क्या करेगा, पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका एक भाग छुप जाता है ना, तो इसी वजह से हम जो है चांद को क्या है,
उसका एक ही हिस्सा देख सकते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इनकी छाया को देखा जा सकता है। जिस दिन पूर्णिमा होती है ना, उस दिन हम इसकी छाया को क्या है, इसकी छाया को हम देख सकते हैं। इन सभी की जो इस पे हैं पर्वत, मैदान और ये गड्ढे वगैरह जो हैं इस पे, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। देखिए, तारों को हटा दीजिए, ग्रह, उपग्रह, इन सबको हटाने के बावजूद जो छोटे छोटे पिंड हैं जो चंद्रमा का सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये नोट करने वाली बात है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट कर अलग हो जाते हैं। जो ग्रह है ना, उससे टूट कर अगर कोई पार्ट अलग हो जाता है और वो एक कक्षा के अंदर रह के सूर्य का चक्कर लगाता है, तो हम उसे क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख लेते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कह देते हैं, मान लीजिए। अब चलते हैं उल्का पिंड क्या होते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है ना। क्या अपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ये अंडरलाइन करना कि आकाशगंगा क्या है, करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। थोड़ा से इस चार्ट के अंदर देख लेते हैं। क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? देखिए, इन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर हम, उसके ऊपर सौरमंडल, उसके ऊपर आकाशगंगा, उसके ऊपर ब्रह्मांड। ओके, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आप कोशिश करिएगा कि जो इसके MCQs हैं, इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए पढ़ के। बाकी अगर इसमें कुछ ज़रूरी ये चार्ट होंगे तो मैं एक शॉर्ट वीडियोज़ में डिस्कस करूँगी। बाकी का एक हम देख लेते हैं जो कि इसमें ज़रूरी है, वो है ये शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण है। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी या ग्राफिया, और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। लॉजी मतलब, देखो, जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्रिया मतलब पृथ्वी का मापन, और जियोआइड मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये था इसमें थोड़ा सा ज़रूरी। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।